नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। कोविड हालात को लेकर मोदी सरकार पर फिर से बरसे राहुल गांधी और जमकर दहाड़ा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की गई जान, जिसके बाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार और उत्तर प्रदेश में पूछा कि कौन है इसका जिम्मेदार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शांतिपूर्ण चलता रहेगा किसान आंदोलन, ये बड़ा ऐलान किया है गुरनाम सिंह ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी या पूरे देश में सरकार द्वारा उठाए गए कदम काफी नहीं है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। कोविड हालातों को लेकर मोदी सरकार पर फिर बरसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी सरकार के खिलाफ तेवरों में आक्रामकता देखी जा रही है। बुधवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ट्विटर के जरिए मोर्चा खोलते हुए इसे अंधा सिस्टम करार दिया। उन्होंने लिखा कि एक दूसरे की सहायता करने आमजन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के हाथ खून छूने की जरूरत नहीं है, मदद के हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। इससे पहले भी राहुल गांधी कोविड के हालातों को लेकर मोदी सरकार का घेराव करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की वकालत की थी और इन हालातों में सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम जारी रहने पर भी सवाल उठाए थे। कोरोना वायरस का कहर भारत में लगातार बढ़ रहा है और बुधवार को लगातार 7वां दिन रहा जब कोविड-19 संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। वैसे यह लगातार 11वां दिन है जब देश भर में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी किए गए ताजा तरीन आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,60,960 नए कोविड केस दर्ज किए गए, जो अब तक एक दिन में दर्ज हुए केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की मौत, हाईकोर्ट की फटकार, कौन है जिम्मेदार? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। शिक्षकों की मौत पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने आयोग से कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स लागू नहीं करवाने पर आपके और आपके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। दरअसल एक हिंदी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के प्रशिक्षण से लेकर तीसरे चरण के मतदान तक हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सूबे में अभी तक जहां जहां चुनाव हो चुके हैं वहां कोरोना संक्रमण के मामले कई गुना बढ़े हैं। चुनाव स्थगित करने की मांग। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पंचायत चुनाव तत्काल स्थगित कर ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए लोगों का निःशुल्क इलाज व मृतकों के परिजनों को 50 लाख की सहायता व अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। महासंघ के प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि जिन शिक्षकों व कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है उनके परिवारों में बेचैनी है। वर्तमान हालात को देखते हुए कोर्ट भी चुनाव ड्यूटी नहीं करना चाहता है। शैक्षिक महासंघ ने बताया कि पंचायत चुनाव प्रशिक्षण और ड्यूटी के बाद अब तक हरदोई लखीमपुर में 10-10, बुलंदशहर, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर में 8-8, भदोही, लखनऊ व प्रतापगढ़ में 7-7, सोनभद्र, गाजियाबाद व गोंडा में 6-6, कुशीनगर, जौनपुर, देवरिया, महाराजगंज व मथुरा में 5-5, गोरखपुर, बहराइच, उन्नाव व बलरामपुर में 4-4 तथा श्रावस्ती में 3 शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। 3 मई को होगी अगली सुनवाई। शिक्षकों की मौत का मामला सामने आने से यूपी पंचायत चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उनके खौफ का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में मामले को संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग और यूपी पुलिस ने चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 मई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शांतिपूर्ण चलता रहेगा किसान आंदोलन, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन को सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। गुरनाम सिंह गुरुद्वारा सिंह शहीदा में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की आत्मिक शांति के लिए रखे गए सहज
पाठ में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये 7वां सहज पाठ था जो शहीद किसानों के लिए रखा गया था। सवाल के जवाब में गुरनाम सिंह ने कहा कि किसी भी किसान ने ऑक्सीजन नहीं रोकी गई है, ये सिर्फ सरकार की चाल है। दिल्ली बॉर्डर पर 6 जगह किसान बैठे हैं और धरना इसी तरह से जारी रहेगा। काफी समय से धरना चल रहा है, लेकिन किसी एक भी किसान की मौत कोरोना से नहीं हुई है। केंद्र किसानों के साथ मोर्चा खोलकर बैठी है, लेकिन देश में महामारी को काबू नहीं कर पा रही है। बेड से लेकर ऑक्सीजन तक देश में नहीं है। गुरनाम सिंह ने कहा कि आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा, किसान अपना हक लेकर ही उठेंगे। सवाल के जवाब में गुरनाम ने कहा कि किन्हीं कारणों से संसद घेरने का कार्यक्रम रद्द किया गया है। 26 जनवरी वाली घटना फिर से ना हो, क्योंकि कुछ शरारती तत्व इस तरह के प्रोग्राम में घुसकर आंदोलन को खराब कर सकते हैं। गुरनाम सिंह ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा। पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश से किसानों को समर्थन मिल रहा है। ये लड़ाई जरूरत जीती जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में भूकंप, बिहार और उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी महसूस हुए झटके। जी हां दोस्तों, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य असम बुधवार सुबह भूकंप के झटकों से दहल गया। खबर है कि क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। असम से शुरू हुए इस भूकंप के झटके पूरे राज्य, उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हाल ही में असम में भीषण भूकंप महसूस किया गया। फिलहाल अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। इसकी शुरुआत राज्य के तेजपुर से हुई थी। सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार पहला भूकंप सुबह 7:51 पर महसूस किया गया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस बड़े भूकंप के बाद करीब 7:55 पर और इसके कुछ मिनटों बाद 2 और झटके महसूस किए गए। खबर है कि भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि राज्य में कई भवनों में दरारें आ गई। स्वास्थ्य मंत्री शर्मा ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिनमें नजर आ रहा है कि भूकंप की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट किया है, असम में भीषण भूकंप आया है। मैं सभी की भलाई की कामना करता हूं और चौकस रहने की अपील करता हूं। उन्होंने जानकारी दी है कि वे सभी जिलों से अपडेट ले रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी जी, पाकिस्तान के रेट पर ही राजस्थान को वैक्सीन दे दो। जी हां दोस्तों, आधुनिक नेताओं का नया नारा आ गया है, तुम मुझे वोट दोगे तो ही मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा गया और अब बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी को वोट दिया तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान के 18 साल से बड़े युवाओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था? यदि दिया था तो राजस्थान के युवाओं को मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं, जबकि यह उनका हक है। वैक्सीन की कीमत से तो कई गुना ज्यादा पैसा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में केंद्र सरकार पहले ही लूट चुकी है। कितने आश्चर्य की बात है कि एक देश, एक चुनाव जैसी नेता, एक वैक्सीन, अनेक दाम पर खामोश है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति और केंद्र सरकार की विफलता के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बिगड़े हालात पर स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार से महामारी को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, इसका जवाब मांगा था। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने आ रही है, वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर केंद्र सरकार क्या कर रही है। अदालत का कहना है कि ये राष्ट्रीय आपदा का समय है, हम चुप तो नहीं बैठ सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था, जिस पर सुनवाई जारी है। खबरों पर भरोसा करें तो अदालत ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के दाम पर केंद्र सरकार ये क्या कर रही है? अगर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है? उधर राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग अलग रेट पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, जिस पर अदालत ने पूछा कि वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों हैं। सियासी सयानों का मानना है कि पाकिस्तान के रेट पर ही राजस्थान को वैक्सीन मिल जाए तो राजस्थान के बीजेपी सांसदों को थोड़ी तो सियासी ऑक्सीजन मिलेगी, वरना तो अगले चुनाव में युवाओं के बीच जाते वक्त सियासी सांसें उखड़ने लगेंगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 से निपटने का गुजरात सरकार का तरीका संतोषजनक नहीं है। अदालत, जी हां दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के राज्य सरकार के तरीके पर मंगलवार को नाराजगी जताते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और चिकित्सकों के मरीजों को नहीं देखने के कारण अस्पतालों के बाहर संक्रमितों की मौत हो रही है। अदालत ने लॉकडाउन लागू नहीं करने की भी सलाह दी और कहा कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए यह कोई समाधान नहीं है। उसने गुजरात सरकार से भी सभी अस्पतालों को निर्देश देने को कहा कि वे केवल 108 हेल्पलाइन एम्बुलेंस सेवा के जरिए आने वाले मरीजों के बजाय अस्पताल आने वाले सभी कोविड-19 मरीजों को भर्ती करें। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति बी.डी. कारिया की एक खंडपीठ ने कहा, हम यह नहीं कह रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या निगम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा है वह संतोषजनक नहीं है, पारदर्शी नहीं है और इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। अदालत ने कहा, चिकित्सकों के मरीजों को नहीं देखने के कारण अस्पतालों के बाहर जो असामयिक मौत या दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो रही है वे नहीं होनी चाहिए। पीठ ने
में गुजरात में कोविड-19 संबंधी हालात का स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। गुजरात में पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस से मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है। मामले में पेश हुए एक वकील ने जब संक्रमण की श्रृंखला रोकने के लिए लॉकडाउन लागू करने की सलाह दी तो पीठ ने कहा, लॉकडाउन समाधान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन लागू करने से कितने लोगों की आजीविका छिन जाएगी? यह जर्मनी, न्यूजीलैंड या लंदन नहीं है, यह भारत है। अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोविड-19 मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी खुराक मिले। इस जनहित याचिका पर 4 मई को आगे की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा विश्व गुरु से हम विश्व भिखारी बन गए। जी हां दोस्तों, भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। भारत में लोग इस समय दवाइयों, बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इसी बीच टीएमसी लीडर यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दूसरे देशों से मदद मांग रही मोदी पर को निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा कि विश्व गुरु से हम विश्व भिखारी बन गए हैं। सिन्हा ने मौजूदा हालातों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि विश्व गुरु से हम विश्व भिखारी बन गए हैं। दुनिया में टीका देने वाले हम चिकित्सा सहायता के लिए भीख मांग रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि हम पहले भी विदेशों से मदद मिली है, लेकिन उन दिनों में हम अपने लोगों के सामने अपनी सोच को लेकर गलत नहीं थे। हमारा वर्तमान नेतृत्व केवल तथ्यों की गलत व्याख्या पर विश्वास करता है। यशवंत सिन्हा ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी शाह ने अपने कर्तव्यों और उनके द्वारा ली गई संवैधानिक शपथ की उपेक्षा करते हुए बंगाल को जीतने की कोशिश की। इस बीच भारत कोरोना से मरने लगा। बता दें कि हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में देश में 3.23 लाख कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों में कम आंकड़ा है, जबकि 2771 लोगों की मौत हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, दी ये 10 सलाह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एक तरफ योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे वह ऑक्सीजन की उपलब्धता हो या बेड की व्यवस्था, दवाओं और जीवन रक्षक इंजेक्शन की मांग पूरी करनी हो या एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था। सरकार हर मोर्चे पर लगातार कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर 10 सलाह दी है। इनमें सरकार से लोगों, दलों और संस्थाओं को मदद के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपाने के बजाय पारदर्शिता के साथ सच बताने की सलाह दी गई है। इस संबंध में प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, पूरी दुनिया में कोरोना से जंग 4 स्तंभों पर टिकी है, जांच, उपचार, ट्रैकिंग व टीकाकरण। यूपी में जांचें बहुत कम हैं, ग्रामीण इलाकों में ना के बराबर है, टीकाकरण की गति धीमी है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं, आशा है वे इन पर अमल करेंगे। प्रियंका की सलाह सभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के कल्याण के लिए एक समर्पित आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। सभी बंद किए जा चुके कोविड अस्पतालों और देखभाल केंद्रों को फिर से तुरंत अधिसूचित करें और युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड की उपलब्धता बढ़ाएं। प्रादेशिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए सभी चिकित्सा कर्मियों, मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ को उनके घरों के पास स्थित अस्पतालों में काम करने के लिए बुलाया जाए। कोरोना संक्रमण एवं मौत के आंकड़ों को ढकने छुपाने के बजाय शमशान, कब्रिस्तान और नगर पालिका निकायों से परामर्श कर पारदर्शिता से लोगों को बताया जाए। RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाएं। सुनिश्चित करें कि कम से कम 80% जांच RT-PCR द्वारा हो। ग्रामीण क्षेत्रों में नए जांच केंद्र खोलें और पर्याप्त जांच किटों की खरीद तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों से उनकी मदद करें। आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की मदद से ग्रामीण इलाकों में दवाओं व उपकरणों की कोरोना किट बंटवाई जाए, ताकि लोगों को सही समय पर शुरुआती दौर में ही इलाज व दवाई मिल सके और अस्पताल जाने की नौबत ही न आए। जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाइयों के रेट फिक्स किए जाएं। ऑक्सीजन के भंडारण की एक नीति तुरंत बनाई जाए, ताकि आपात स्थिति के लिए हर जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन का रिजर्व भंडार तैयार हो सके। हर ऑक्सीजन टैंकर को पूरे राज्य भर में एम्बुलेंस का स्टेटस दिया जाए, ताकि परिवहन आसान हो सके। इस संकट के चलते बंदिशों का दंश झेल रहे सभी गरीबों, श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वाले और देश के अन्य राज्यों से अपनी रोजी रोटी छोड़कर घर लौटने वाले गरीबों को नगद आर्थिक मदद की जाए। प्रदेश में युद्ध स्तर पर तुरंत वैक्सीनेशन की शुरुआत हो। प्रदेश की 60% आबादी का टीकाकरण के लिए यूपी को कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जबकि इसके लिए उसे केवल 40 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इसलिए मैं आपसे बुलंदशहर में बने भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन में टीके के निर्माण की संभावना तलाशने का आग्रह करती हूं।
कोरोना की पहली लहर से बुन कारीगर, छोटे दुकानदार, छोटे कारोबार तबाह हो चुके हैं। दूसरी लहर में उन्हें कम से कम कुछ राहत जैसे बिजली, पानी, स्थानीय टैक्स आदि में राहत दी जाए ताकि वे भी खुद को संभाल सके। यह सबकी मदद लेने, सबका साथ देने, सबका हाथ थामने का समय है। इस समय आपकी सरकार को लोगों, दलों और संस्थाओं को आगे आने और मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महीने भर के नेशनल लॉकडाउन से साफ हो सकती है देश की 1 से 2% जीडीपी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच कई राज्यों में कुछ दिन, महीने भर के आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन लगाए गए हैं। ऐसे में अटकलें देश भर में लॉकडाउन की भी लग रही है। यदि देश में महीने भर का लॉकडाउन होता है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 1 से 2% जीडीपी साफ होने का अनुमान है। जानिए पूरी खबर। देश की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर के लिए जोखिम बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है कि महीने भर के नेशनल लॉकडाउन से देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1 से 2% साफ हो सकता है। इससे देश की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर में 3% तक के नुकसान का जोखिम पैदा हो सकता है। कोरोना मोदी सरकार के लिए चुनौती। कोरोना वायरस की दूसरी लहर मोदी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। पिछले 30 दिन में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन सामने वाले मामलों की संख्या 6.5 गुना का इजाफा देखा गया है। दुनिया भर में कोरोना के रोजाना सामने आने वाले मामलों में भारत की स्थिति सबसे बुरी है। सोमवार को देश भर में कोरोना के 3.52 लाख से अधिक मामले सामने आए। स्थानीय लॉकडाउन महामारी को रोकने में कारगर। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्थानीय लॉकडाउन में महामारी को सीमित करने की क्षमता है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया के इकोनॉमिस्ट इंद्रनील सेलगुप्ता और आस्था गुडवानी ने सोमवार को एक नोट में कहा कि नेशनल लॉकडाउन की आर्थिक लागत बहुत ऊंची है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को और कड़ा कर संक्रमण रोकने की कोशिश करेंगी। उनका कहना है कि नेशनल लॉकडाउन से 2021-22 में देश की जीडीपी में वास्तविक सकल घरेलू मूल्य वर्धन का जो 9% वृद्धि का अनुमान है, उसके लिए 3% का जोखिम पैदा हो जाएगा। रिजर्व बैंक के आगे आने की उम्मीद। विशेषज्ञों का मानना है कि संकट की घड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक आगे आकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए सहायता करेगा। जैसे मई जून में गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए अतिरिक्त 26,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये देश की जीडीपी के 0.1% के बराबर है। इसके लिए वह खुले बाजार की गतिविधियों या G-SAP से लिक्विडिटी बढ़ाने जैसे उपाय कर सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। नहीं संभल रहा तो बताएं, केंद्र को देंगे जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने अदालत को बताया कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी उसकी मात्रा को कम कर दिया गया है। अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। हाईकोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। सरकार ने जवाब दिया है कि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शांति मुकुंद अस्पताल का कहना है कि उन्हें रोज 3 मीट्रिक टन चाहिए, लेकिन 3.2 अलॉट किया गया। हालांकि मिला सिर्फ 2.69 मीट्रिक टन ही है। ऐसे में अस्पताल में बड़ा संकट है। जब अदालत ने पूछा कि अभी क्या स्थिति है, तब शांति मुकुंद अस्पताल ने कहा कि मरीज मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? हम इस सरकार से तंग आ गए हैं। ऑक्सीजन आखिर कहां है? दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। ऑक्सीजन की किल्लत के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपसे स्थिति नहीं संभल रही तो हमें बताइए, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी कमर कसनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि आप पर हमारा विश्वास हिल गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कल 10 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसमें दिल्ली में ऑक्सीजन रिफिलर्स की जानकारी मांगी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के सभी अस्पताल और नर्सिंग होम में मारे गए कोरोना मरीजों की जानकारी मांगी है। यह जानकारी 4 दिन के अंदर कोर्ट को देनी करनी है। ऑक्सीजन के लिए भेजा SOS, बदले में मिला नोटिस। पूर्वी दिल्ली के पंचशील अस्पताल का कहना है कि जब उन्होंने सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए SOS भेजा तो बदले में उन्हें नोटिस मिला। उन्हें सरकार की तरफ से नोटिस आया कि उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने पर्याप्त ऑक्सीजन न रखने के आरोप में कार्रवाई करने की बात कही है, जबकि ऑक्सीजन उपलब्ध हो ही नहीं रही है। डॉक्टर VK गोयल ने कहा कि हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है। मैंने अपने सारे सोर्स इस्तेमाल करने के बाद अपने इलाके के DM से मदद की गुहार लगाई। DM कार्यालय की तरफ से मदद की जगह धमकी भरा नोटिस दिया गया। क्या कोरोना से लड़ने का ये तरीका है? दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 कंपनियों के खिलाफ जारी किया अवमानना का नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 ऑक्सीजन रिफिलर्स कंपनियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह कंपनियों कल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थी। सुनवाई के दौरान नोडल अधिकारी ने कोर्ट से कहा कि हम ऑक्सीजन सप्लायर्स को यह कभी नहीं कहेंगे कि कौन से अस्पताल को सप्लाई देनी है। कोर्ट ने सेठ एयर से कहा कि हम आपको कभी कस्टडी में ले लेंगे। आप अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमें बेवकूफ समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि सेठ एयर कह रहा है कि अस्पताल के प्रतिनिधि ने कहा कि वो लोग दूसरे सोर्स से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि यह गलत है और विश्वास करने योग्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ एयर ऑक्सीजन कहीं और भेज रहा है या संभवतः कालाबाजारी कर रहा है। हम दिल्ली सरकार को आदेश देते हैं कि वो सेठ एयर को टेक ओवर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भंडारे में उड़ रही थी कोविड गाइडलाइन की धज्जियां, बीजेपी के पूर्व एमएलए सहित 9 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर में एक कार्यक्रम में प्रसाद वितरण समारोह के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक आए थे। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा लागू की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। इसे लेकर धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि धौलपुर जिले में भाजपा के पूर्व विधायक सुखराम कोहली एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये भंडारे का कार्यक्रम था जिसमें प्रसाद हो रहा था। कार्यक्रम के दौरान धज्जियां उड़ाई गई। जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस एक्शन मोड में आ गई। धौलपुर के एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली के साथ कार्यक्रम से 9 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकारें द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। गहलोत सरकार ने बाजारों को सप्ताह में 5 दिन और 5 घंटे ही खोलने की इजाजत दी है। इसके साथ ही प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन अभी जारी है। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात बेहद गंभीर हैं। रविवार को 15,809 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए तो वहीं 74 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।